वो एक नायक था, वो भारत माता का सपूत था, वो भारत की आजादी के लिए खुद को समर्पित कर चुका था। वो दुश्मन था ब्रिटिश सरकार का, वो दोस्त था सरदार भगत सिंह का, जिनका लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह ने ऑटोग्राफ तक लिया था। आज शत शत नमन के इस एपिसोड में विस्तार से बताएंगे आजादी के मतवाले सरदार भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त की वो कहानी जिसे सुनकर आत्मा को भी दर्द महसूस होता है। आप सभी को सादर नमस्ते। मैं हरप्रीत कौर। आज के इस किस्से में दो भारत हैं, दो सरकार हैं। एक आजाद भारत से पहले की ब्रिटिश सरकार और दूसरी आजाद भारत के बाद की भारत सरकार। लेकिन एक महान क्रांतिकारी के लिए दोनों ने अन्याय किया। उन्हें कभी सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर पटना की सड़कों पर घूमना पड़ा। जिस आजाद भारत को उन्हें सिर आंखों पर बैठाना चाहिए था, उसमें उनकी घोर उपेक्षा हुई। यह एक नायक की गौरवशाली गाथा है, लेकिन अंत आपको रुला जाएगा। किस्से को आरंभ से समझिए। 8 अप्रैल साल 1929 को अंग्रेज सरकार सेंट्रल असेंबली में दो दमनकारी बिल पास कराने की कोशिश कर रही थी। पहला बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल तो असेंबली में पास हो चुका था, वहीं दूसरे बिल पर चर्चा हो रही थी। इस बिल के तहत मजदूरों की हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगाने का प्रावधान था। वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत सरकार को बिना केस चलाए ही किसी को भी गिरफ्तार करने का हक मिल रहा था। जैसे ही अध्यक्ष विठल भाई पटेल सेफ्टी बिल पर अपनी रूलिंग देने खड़े हुए, एक युवा क्रांतिकारी भगत सिंह ने असेंबली के फर्श पर बम लुढ़का दिया। जैसे ही बम फटा, जोर की आवाज हुई और पूरी असेंबली हॉल अंधकार में डूब गया। ऑडियंस गैलरी में अफरा तफरी मच गई। तभी एक दूसरे युवा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। वहां मौजूद लोगों ने बाहर के दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। बम फेंकने के तुरंत बाद गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ पेड़ के पत्तों की तरह पर्चे नीचे गिरने लगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली की नेशनल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर का बम फेंकना यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वीरता का नया अध्याय लिख दिया। बम फेंकते वक्त भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को सुनाना हो तो आवाज जोरदार करनी होगी। इस घटना में एक और क्रांतिकारी था जिसने भगत सिंह के साथ ही गिरफ्तारी दे दी थी। वो क्रांतिकारी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह पर कई केस थे, उनको तो फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने खुशकिस्मत नहीं थे। उनको अभी बहुत कुछ झेलना था। अंग्रेजी सरकार ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया, जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है। काला पानी की सजा के दौरान ही उन्हें टीबी हो गया था, जिससे वे मरते मरते बचे। जेल में जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वो काफी निराश हुए। निराशा इस बात को लेकर कि उनके तीनों साथी अपने आखिरी सांसें गिन रहे हैं। दुख इस बात का कि उनको फांसी क्यों नहीं दी गई। 8 साल अंडमान की जेल में बिताने के बाद साल 1937 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अंडमान से पटना जेल शिफ्ट कर दिया। अगले साल वे छूट गए, लेकिन आजादी की धुन ऐसी थी कि फिर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से गिरफ्तार कर लिए गए। करीब 5 साल बाद फिर छूटे तो देश आजादी की ओर बढ़ चुका था। वे खुश थे कि उनकी मेहनत साकार हो रही थी। दुखी इसलिए थे कि उनके जिगरी दोस्त भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी। अगर वो आज जीवित होते तो वो भी आजादी का सूरज देखते। यह सोचकर उन्होंने पटना में रहने का फैसला किया। साल 1947, वर्षों की गुलामी के बाद देश को आजादी मिली। देश की आजादी के साथ बटुकेश्वर दत्त को रिहाई मिली। आजादी के बाद दत्त के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अब वे आगे क्या करें, क्योंकि उन्होंने देश को आजाद करवाने के सिवा कुछ और सोचा ही नहीं था। और अब देश आजाद हो चुका था तो वो पशोपेश में थे कि अब आगे क्या करें।
नवंबर 1947 में बटुकेश्वर जी से अंजलि नाम की लड़की ने शादी की। अब उनके सामने कमाने और घर चलाने की समस्या आ गई। बटुकेश्वर दत्त ने एक सिगरेट कंपनी में एजेंट की नौकरी कर ली। बाद में बिस्कुट बनाने का एक छोटा कारखाना भी खोला, लेकिन नुकसान होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी देश की आजादी के बाद यूं भटक रहा था। भारत में उनकी उपेक्षा का एक किस्सा और भी है। कहते हैं एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। इसके लिए दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब वो पटना के कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लाने को कहा। बटुकेश्वर दत्त के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात थी। बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब ये बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफी मांग ली। हालांकि फिर देश में बटुकेश्वर का सम्मान हुआ तो 50 के दशक में उन्हें 4 महीने के लिए विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। पर इससे क्या होने वाला था? राजनीति की चकाचौंध से परे थे वे। अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे बटुकेश्वर दत्त साल 1964 आते आते बीमार पड़ गए। उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको इस हालत में देखकर उनके मित्र चमन लाल आजाद ने एक लेख लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अखबारों में इस लेख के छपने के बाद सत्ता में बैठे लोगों के कानों पर जू रेंगी। पंजाब सरकार उनकी मदद के लिए सामने आई, बिहार सरकार भी हरकत में आई, लेकिन तब तक बटुकेश्वर की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। जब उनकी बीमारी की खबर दिल्ली पहुंची तो केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और पंजाब के मंत्री भीमसेन सच्चर ने उनसे मुलाकात की। उनके इलाज के लिए पंजाब सरकार ने 1000 रुपए का चेक बिहार सरकार को भेजकर वहां के मुख्यमंत्री KB सहाय को लिखा कि यदि वह उनका इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो वह उनका दिल्ली या चंडीगढ़ में इलाज का व्यय वहन करने को तैयार है। इसके बाद भी सही इलाज के अभाव में उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता ही चला गया। उन्हें फिर दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस दिल्ली में मैंने जहां बम डाला था वहां एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लादा जाऊंगा। दिल्ली लाने के बाद सबसे पहले उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन यहाँ पर भी वह इलाज नहीं था जो उन्हें चाहिए था। दरअसल उनके इलाज के लिए कोबाल्ट ट्रीटमेंट दिया जाना था जो केवल एम्स में ही उपलब्ध था। तमाम तरह की देरी के बाद 23 नवंबर को पहली बार उन्हें कोबाल्ट ट्रीटमेंट दिया गया और 11 दिसंबर को उन्हें एम्स में भर्ती भी किया गया। यहाँ पर पता चला कि बटुकेश्वर दत्त को कैंसर है। बस कुछ ही दिन उनके पास बचे हैं। बीमारी के वक्त भी वे अपने साथियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करके अक्सर रो पड़ते थे। एक बार उनका हालचाल जानने जब पंजाब के मुख्यमंत्री रामकृष्ण एम्स पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। इस पर बटुकेश्वर ने जवाब दिया कि उनका दाह संस्कार अपने मित्र और साथी भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। न केवल पंजाब के मुख्यमंत्री को बल्कि जब भगत सिंह की मां विद्यावती जी अस्पताल में दत्त से उनके आखिरी पलों में मिलने आए तो उन्होंने अंतिम इच्छा जताते हुए यही कहा कि उनका दाह संस्कार भी उनके मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर भारत के इस महान सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के ही अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। 1968 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि तीर्थ का उद्घाटन किया गया तो इस 86 वर्षीय भगत सिंह की वीर मां ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने से पहले श्री बटुकेश्वर दत्त की समाधि पर
फूलों का हार चढ़ाया था। बटुकेश्वर दत्त की यही इच्छा तो थी कि मुझे भगत सिंह से अलग ना किया जाए। जीते जी ना सही, मरकर ही सही, बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के बगल में जगह मिली। लेकिन बटुकेश्वर दत्त की याद में ना कोई डाक टिकट जारी हुआ, ना उनकी 100वीं जयंती पर कोई आयोजन। उन्हें माफ कर देना बटुकेश्वर, जो आज आपको भूल गए, वरना ऐसी वीर आत्मा सदियों बाद जन्म लेती है। आर्य समाज की ओर से वीर महानायक बटुकेश्वर दत्त जी को शत शत नमन।